तो हमारा 12th का भाई चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। अब थोड़ी बेसिक जानकारी, अब जैसे 12th में आए हो तो 12th में आए हो तो क्या करना, थोड़ा सा सही से पढ़ना आप लोगों ने, है भाई। हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें वो कौन सा होता है, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। कौन सा होता है, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र ये चैप्टर का नाम है। देखो ये ना एक बहुत बड़ी मतलब समस्या है कि आवेश को आधे से ज्यादा लोग जानते ही नहीं है, तो हमें इसको बिल्कुल ठीक से पढ़ना है कि आवेश होता क्या है। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा आवेश क्या है, तो आप लोगों ने बस इतना पढ़ा होगा, आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। और हम किसकी बात कर रहे हैं कि आवेश एक्चुअल में है क्या, क्या जानना हम लोगों को कि आवेश एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में हमें इसको थोड़ा सा समझना है। तो जैसे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, तो टॉपिक का नाम ही हम क्या डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, आवेश, इसको समझना है। तो आवेश क्या है, ये वस्तु का गुण है। किसका गुण है, वस्तु का गुण है। और वस्तु का गुण ऐसे है कि रगड़ने से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, रगड़ने से। अब हर चीज को नहीं रगड़ना है, किसी को भी उठा के कि जैसे हाथ रगड़ लिए तो आवेश आ जाएगा, नहीं। आवेश तभी उत्पन्न होता है जब दो अलग अलग प्रकृति की वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जब दो अलग अलग प्रकृति की वस्तुओं को रगड़ा जाता है। जैसे आप लोगों ने बचपन में गेम खेला होगा, ऐसे मार्कर लेते हैं और ऐसे रब करते हैं ना, यानी स्केल लेते थे, बालों में रब कर लिया, है या नहीं, क्या है, सभी लोगों ने, है ना, किया है, बचपन में तो गेम खेला होगा ऐसा। हाँ, तो इसको हम क्या कहते हैं कि आवेश क्या होता है, ऐसा गुण है जो वस्तु को किससे उत्पन्न होता है, रगड़ने से उत्पन्न होता है। अब पान मत रगड़ने लगना, चूना डाल लो, ठीक है, पान नहीं रगड़ना है, क्या करना है, दो अलग अलग वस्तु है। जैसे मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, तो पहले बताओ आवेश क्या है, समझ में क्या है, आवेश क्या है ना, वस्तु का वह गुण है, वस्तुओं का वह गुण है, ठीक है, जो दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं को, ठीक है, वस्तुओं को रगड़ने से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, रगड़ने से उत्पन्न होता है। अब ये रगड़ने से उत्पन्न हो रहा है, तो इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी वस्तुओं को रगड़ने से उत्पन्न होता है। तो मैंने बताया अलग अलग प्रकार की लेनी है भाई, अलग अलग प्रकार की कैसे लेनी है, एक लेनी है आपको स्मूथ, तो दूसरी लेनी है रफ, यानी हिंदी में कहें तो एक लेनी है चिकनी और दूसरी लेनी है खुरदरी। जैसे एग्जाम्पल में एक ले लो आप पॉलीथीन, और पॉलीथीन को किससे रगड़ोगे आप, वूल जानते हो, वूल, वूल मतलब ऊन से रगड़ो। पॉलीथीन कैसा सरफेस होता है, चिकना, और ऊन कैसा होता है, खुरदरा। तो जब पॉलीथीन को वूल से रगड़ोगे, किसको, पॉलीथीन को वूल से रगड़ोगे, तो क्या उत्पन्न होगा, आवेश। और आवेश ऐसे उत्पन्न होता है कि आवेश जब भी उत्पन्न होगा ना, तो समान अमाउंट में उत्पन्न होता है। कैसे, अगर हम एक पॉलीथीन ले रहे हैं और दूसरा क्या ले रहे हैं हम लोग, वूल, तो पॉलीथीन पर अगर धनावेश आया, ठीक है, तो ऊन पर कैसा आएगा, ऋणावेश। पॉलीथीन पर अगर धनावेश आया तो ऊन पर कैसा आएगा, ऋणावेश। ऐसा मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और आएगा कैसा, अगर इस पर प्लस का 5 आया है तो इस पर माइनस का 5 आएगा। अब बात यह है कि सर धनावेश और ऋणावेश कैसे आता है, इसको समझना है कि धनावेश और ऋणावेश कैसे आता है। ध्यान से सुनिए, समझेंगे कि क्या इनके बीच में हो रहा है जिससे यह आवेश उत्पन्न हुआ। कुछ तो इनके बीच में हो रहा होगा, है ना, इलू इलू, कभी तो इनके बीच में कुछ हो रहा होगा ना, तभी तो क्या आया, ये आवेश आया है। तो देखते हैं क्या हुआ। मान लीजिए हमारे पास में पॉलीथीन है और दूसरे हाथ में वूल है, और मैंने इनको रगड़ा। तो रगड़ने से क्या होता है बच्चे, मान लीजिए पॉलीथीन ने कुछ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, वूल को दे दिए, तो जो देता है उसके पास कौन सा आवेश, और जो लेता है उसके पास कौन सा आवेश। तो ऐसे आवेश उत्पन्न होता है। एक्चुअल में आवेश को उत्पन्न ही नहीं किया जा सकता, परंतु जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से एक पदार्थ क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉनों को दूसरे पदार्थ को दे देता है, और जिसको जो दे रहा है उस पर आ गया धनावेश, और जो ले रहा है उस पर क्या आ गया, ऋणावेश। इसीलिए आवेश कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार।
तो बात समझ में आई आप लोगों को? आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो दो वस्तुओं को, वो भी कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, जो दो वस्तुओं को रगड़ने से उत्पन्न होता है। और जब इनको रगड़ रहे थे तो एक ने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया, तो जिसने दिया उस पर आया धनावेश और जिसने लिया उस पर आया ऋणावेश। इसीलिए आवेश कैसा होता है? दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आवेश उत्पन्न होगा तो दोनों पर बराबर उत्पन्न होगा। अगर इस पर प्लस का 5 है तो इस पर कैसा आएगा? माइनस का 5। समझ गए? दोनों भाई भाई हैं, भाई तू 5 ले ले तो मुझे भी 5 दे दे। समझ में आया ना आया? तो इस तरह से ये हमेशा कैसा रहता है? बराबर रहता है। अब और बात करते हैं कि आवेश कैसी राशि है। देखिए फिजिक्स में जितनी भी चीजें होती है उनको दो राशियों में बांटा गया है, एक होता है सदिश और दूसरा होता है अदिश। सदिश राशियां किसे कहते हैं भाई? जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उन्हें हमने क्या कहा? सदिश राशियां। और अदिश राशियां किसे कहते हैं? जिनमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। तो हमें यह देखना है आवेश कैसी राशि है। देखिए आवेश ना तो सदिश है और ना ही अदिश है, परंतु 12th क्लास में हम लोग यही बोलेंगे कि आवेश, ठीक है, आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब ये अदिश क्यों है जरा इसके बारे में समझते हैं। तो आवेशों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए अगर मैं प्लस क्यू आवेश बना रहा हूं तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा आवेश का, और अगर मैं माइनस क्यू आवेश बनाता हूं तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। अब ध्यान से समझें, प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश में क्या है? देखिए ये जो आपकी दिशाएं हैं, ये धनावेश की दिशाएं हैं ढेर सारी, इन्हें बल रेखा भी कहते हैं। तो इस धनावेश के पास बहुत सारी दिशाएं हैं और ऋणावेश के पास भी बहुत सारी दिशाएं। अब चूंकि सदिश राशि में कहा गया कि वह राशि सदिश राशि होगी जिसमें दिशा और परिमाण दोनों। अब देखो यहां पर दिशा भी है और परिमाण तो होगा ही, जैसे 2 कूलाम का, 3 कूलाम का आवेश, इसे परिमाण कहते हैं। समझे या नहीं समझे? तो मान लीजिए कि ये 2 कूलाम का आवेश है, धनावेश है, तो कितनी सारी दिशाएं हैं इसमें? तो इसके पास कोई एक निश्चित दिशा नहीं है। जैसे आप लोगों का बहुत सारों का कोई गोल ही नहीं है, कोई एक टारगेट ही नहीं है, आप जिधर जाते हो उधर की तरफ झुक जाओगे। इसलिए कहता हूं एक टारगेट बना लो अपना लाइफ का और उसके लिए फोकस करो। केवल एक टारगेट होगा तभी तो आपको फल मिलेगा ना। अब ढेर सारे आपके टारगेट रहेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या करें, इसके पास ढेर सारी दिशाएं हैं, कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए क्या है? अदिश राशि। अगर इसकी कोई एक निश्चित दिशा होती तो सदिश राशि होता, लेकिन इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आवेश के पास एक निश्चित दिशा नहीं है, आवेश के पास अनेक दिशाएं हैं, इसलिए कैसी राशि है? अदिश राशि है। उसके बाद आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश को जो मेजर करते हैं भैया वो किसमें करते हैं? कूलाम में। किसमें करते हैं? कूलाम में। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। समझ में आया? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, तो इतना सब समझ में आ गया कि आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों है? तो मैंने आपको कारण बताया। इसका मात्रक क्या है? कूलाम। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कोई भी चीज है तो उसका कोई ना कोई गुण होता है। मान लो जैसे मैं ही हूं, ठीक है, तो मेरा गुण है, आप हैं, आपके अनेक गुण होंगे। जैसे आप बोलते ज्यादा है, कोई हंसता ज्यादा है, कोई रोता ज्यादा है, कोई इमोशनल ज्यादा है। तो वैसे ही आवेश अगर कोई उत्पन्न हुआ है तो इसके भी क्या होंगे? गुण होंगे। वो गुण खाने वाला नहीं, ठीक है, क्या होंगे? प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या होंगे? इसके अनेकों गुण होंगे। तो वो गुण देखने कौन कौन से हैं। चलो करते हैं शुरू। तो चलो भाई, अब का अगला टॉपिक क्या है? आवेशों के गुण, कि आवेशों के कौन कौन से गुण होते हैं। अब जैसे हमने ये देखा कि दो प्रकार के आवेश हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। एक क्या है? धनावेश, दूसरा क्या है? ऋणावेश। अब समझते हैं। तो पहला गुण देखिए ध्यान से,
यानी जो आवेश होते हैं, एक कौन सा है धनावेश और दूसरा कौन सा है ऋणावेश। तो आवेश समान प्रकार के जो होंगे, समान प्रकार के आवेश, कैसे प्रकार के, समान प्रकार के आवेश, ठीक है, जो सेम सेम होंगे। ऐसे देखो, मान लो दो लड़कियां हैं, शांत नहीं बैठेंगी, हमेशा क्या करेंगी, चुगली करती रहेंगी, कभी किसी की और कभी किसी की। तो ऐसे ये है, समान प्रकार के यदि आवेश हो गए, क्या हो गए, समान प्रकार के यदि आवेश हो गए, तो क्या एक साथ रुकेंगे वो कभी, है ना, नहीं रुकेंगे ना, क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, क्या करेंगे, हाँ। तो समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, हाँ प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, विपरीत आवेश। कौन सा भाई, विपरीत आवेश। विपरीत आवेश बोले तो एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस का हो गया और दूसरा माइनस का हो गया। तो विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है भाई। समान प्रकार के आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश क्या करेंगे, आकर्षित, ठीक है। अगर दो कोई भी समान आवेश है, चाहे प्लस का हो चाहे वो माइनस का, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, और विपरीत आवेश एक दूसरे को पास लेकर आएंगे। तो दोनों गुण समझ में आ गया कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब तीसरा गुण क्या है, ठीक है, आवेशों का क्वांटीकरण। क्या है, हाँ, आवेशों का क्वांटीकरण। इससे क्या मतलब होता है भाई, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटीकरण से मतलब ये है कि आवेशों को हम डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज देंगे, या ध्यान से सुनो, Q बराबर NE इस फॉर्म में दिया जाएगा। यानी E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, और N क्या होगी, एक पूर्ण संख्या, क्या होगी, N क्या होगी, एक पूर्ण संख्या। यानी जब भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा या जब भी चार्जों की बात होगी, तो N क्या होगी, पूर्ण संख्या के रूप में बात होगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दिया, या तीन इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दिया, ऐसे बात होगी। ऐसे नहीं 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दिया या 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दिया। यानी N का मान हमेशा कैसा रहेगा, एक पूर्ण संख्या के रूप में। किसके रूप में रहेगा, पूर्ण संख्या के रूप। ध्यान से सुन लेना, क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि आवेशों को हम डिवाइड नहीं कर सकते इनडेफिनेट तरीके से। यानी जब भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा तो हमेशा एक कंप्लीट नंबर के रूप में ही ट्रांसफर होगा। समझ गए ना। उसके बाद चौथी चीज क्या होती है, आवेशों का संरक्षण। किसका संरक्षण, आवेशों का संरक्षण। भाई अभी हम बात कर रहे थे कि आवेशों को उत्पन्न करते हैं कैसे, रगड़ने से। किससे उत्पन्न होता है, रगड़ने से। और मैंने कहा दो अलग अलग वस्तुओं को रगड़ने से उत्पन्न होता है। किससे रगड़ने से, दो अलग अलग वस्तुओं को रगड़ने से। अब हम क्या कह रहे हैं, आवेशों का संरक्षण। यानी संरक्षण का मतलब यह है, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। अब ये कैसे संभव हुआ, जरा सोच के बताओ। अभी तो मैंने कहा कि रगड़ने से आवेश क्या हो रहा है, और अभी मैं क्या कह रहा हूं, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही, कैसे संभव हुआ। तो दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। मैंने क्या बोला था अभी, क्या बोला था, दो समान और विपरीत आवेश दो प्रकार के होते हैं, समान और। तो अगर मैंने दो वस्तुओं को रगड़ा तो एक पर कैसा आया, प्लस का, और दूसरे पे कैसा आया, क्या अमाउंट दोनों के बराबर थे। समझ में आ रहा है कि अमाउंट दोनों के, अरे सोचो आवेश कब उत्पन्न हुआ, मान लीजिए ये पॉलिथीन है और यहां पर क्या है, वूल है, और मैं इन्हें रगड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं इन्हें, तो रगड़ कर जब तक मैं इन्हें अलग नहीं करूंगा आवेश उत्पन्न, और रगड़ कर मैंने इन्हें ऐसे ही रख दिया तो फिर आवेश उत्पन्न, आवेश तभी उत्पन्न होगा जब रगड़ कर मैं क्या करूं, दोनों को अलग कर दूं। समझ में आई बात। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, दोनों वस्तुओं को रगड़ता हूं और रगड़कर उन्हें अलग नहीं करता, तो कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि कहने की बात है, अगर दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है और रगड़कर उन्हें अलग कर दिया जाता है तो आवेश उत्पन्न होता है, अलग कर दिया जाता है तो आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन जब आवेश आता है तो दोनों पर बराबर परंतु विपरीत,
एक पर प्लस का आएगा तो दूसरे पर माइनस का। अगर मान लीजिए एक पर प्लस का 2 आया और दूसरे पर माइनस का 2 आया, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया? अरे बताओ ना, दोनों को मिला दूं तो कितना होगा? 0 हुआ ना। जो 0 का मतलब क्या है कि यानी आवेशों को ना तो उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट किया, क्योंकि टोटल अमाउंट तो कितना है? 0 है। टोटल अमाउंट कितना है? 0। तो ये गुण है आवेशों के। किसके गुण है? पहला, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण यानी आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। कहने की मतलब यह है कि आवेश जब भी उत्पन्न होता है हमेशा, यानी जब भी ट्रांसफर होगा हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में ही ट्रांसफर होगा। और चौथी बात क्या है? आवेशों का संरक्षण। आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा? वैद्युत क्षेत्र। क्या टॉपिक है? वैद्युत क्षेत्र। चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, पहले इसको समझने से पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ समझो। जैसे हर किसी का अपना अपना फील्ड होता है कि नहीं? अभी जैसे दो व्यक्तियों की लड़ाई हो जाए, क्या करेगा? आज जो मेरे इलाके में, तब बताऊंगा तुझे, है नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? तो ऐसे ही आवेश जब होंगे तो मैंने बताया प्लस आवेश होगा और दूसरा कौन सा होगा? माइनस आवेश। अब क्या हो रहा है? ये प्लस है और दूसरा क्या है? माइनस है। ये वाला कैसा है? ये वाला कैसा है ना? अब इसका अपना फील्ड है, इसका अपना क्या है? एक इलाका है, फील्ड है, इलाका हो गया इसका। अब इसके इलाके में अगर ये वाला आएगा, मान लो देखो ये प्लस है और ये, तो दोनों के नेचर विपरीत है। अगर ये इसके इलाके में आएगा तो क्या होगा? ये वाला इस पर एक बल लगाएगा। भाई आपके घर कोई जबरदस्ती घुसे तो क्या करोगे? मुंह तोड़ दोगे। और आपका रिश्तेदार हो तो प्यार से बिठाओगे, आने से पहले पूछोगे ना कौन है, जबरदस्ती अटैक कर दोगे? तो ऐसे नहीं ना, पहले पूछना पड़ेगा जानते हैं कि नहीं। कोई आया घंटी बजाई, हाँ कौन नहीं जानता, ले बटा। तो ऐसे नहीं ना। तो पहले क्या है? आवेश। तो आवेशों के चारों ओर एक फील्ड होगा। इस आवेश का क्या होगा? चारों तरफ का एक फील्ड होगा, जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आएगा, जिसमें यदि कोई दूसरा आवेश आएगा तो ये वाला इस पर क्या करेगा? बल लगाएगा। क्या करेगा? या तो इसको आकर्षित करेगा या फिर इसे। और मैंने आपको बताया है कि विपरीत आवेश हमेशा क्या करते हैं? आकर्षित। और समान आवेश क्या करते हैं? समझ में आ गया? तो अगर माइनस वाला इसके घर में आ रहा है तो क्या करेगा? आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित? और अगर प्लस वाला आ रहा है तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो यानी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसके चारों ओर का? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आने पर, क्या आने पर? जहां कोई दूसरा आवेश आने पर एक बल का अनुभव करता है। यानी जैसे ये इसके फील्ड में जाएगा तो ये इस पर बल लगाना शुरू कर देगा। ठीक है? अब ये माइनस का है तो इसे रोक लेगा, कहेगा नहीं अब नहीं जाने देंगे, यही पकड़ लेंगे। समझे या नहीं? और प्लस का हुआ तो आने ही नहीं देगा, अपने फील्ड में आने ही नहीं देगा, है ना? तो ध्यान से सुनना है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। किसके? आवेश के चारों ओर का, हाँ चारों ओर का क्षेत्र। ठीक है? जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर, जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर, ठीक है, एक बल का अनुभव होता है, एक बल का अनुभव होता है। ठीक है? क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो आवेश उस पर क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा। इसी को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं ई से। वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? तो वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश। अब क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इसमें सर दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। क्या होता है? दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, इसलिए कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो समझ में आया ना वैद्युत क्षेत्र क्या है? समझ में आ गया? वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। किसके चारों ओर का क्षेत्र? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र,
जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड ही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या होती है सर? है ना, इंटेंसिटी। क्या होती है ये? इंटेंसिटी। यानी तीव्रता का मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र कितनी दूरी तक जा रहा है ना, कहां तक इसकी पहुंच है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F बटे Q। अब इसकी डेफिनेशन कैसे देना है ना, फिजिक्स में मान लो आप कुछ चीज भूल गए, है ना, तो आप भूल गए तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? तो फॉर्मूला याद रखो। क्या याद रखना है? फॉर्मूला। और फिजिक्स में नीचे वाले को एकांक बना दो। क्या बना दो? है ना, नीचे वाले को एक बना दो। और एक को फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एकांक। एक को फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एकांक। तो एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की, एक्चुअली ये वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको निरूपित करती है? वैद्युत क्षेत्र को। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही वैद्युत क्षेत्र होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो E बराबर क्या है? F बटे Q।